हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। अमरीकी सदर बराक ओबामा का हिंदुस्तान का 6 रोजा दौरा कौमी व बैन अल-अक़वामी मीडिया में सुर्खियों में रहा। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब किसी अमरीकी सदर ने हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सदर ओबामा का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में बेहतरी के साथ सियासी, माशी और डिप्लोमेसी के सतह पर काफी अहम माना जा रहा है। अमरीकी सदर के इस दौरे को बीजेपी जहां अवाम में मुस्बत तौर पर पेश करके दिल्ली इलेक्शन में फायदे के पहलू तलाश कर रही है, वहीं ओबामा ने आर्टिकल 25 और मजहबी रवादारी की बात पर जोर देकर हिजब मुखालिफिन को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। आखिर क्या रहा इस दौरे का मतलब? ओबामा के इस दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ, क्या पाया, क्या खोया? इन्हीं सारे सवालात को ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमानों के साथ हाजिर हैं। इस बहस में शिरकत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी, बीजेपी के तरजमान डॉक्टर मग्गो साहब, कांग्रेस के दरमियान शहजाद पूनावाला जी और ओबी के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीआई के सीनियर लीडर अतुल अंजान जी। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे के आखिरी दिन हिंदुस्तानी सियासत के तार छेड़कर ऑपोजिशन को मोदी सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। अपने खास मेहमानों से बहस की शुरुआत से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दौरे हिंद के आखिरी दिन अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने काफी नसीहत भरी बातें की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई मुल्क तभी कामयाब हो पाता है जब वहाँ के लोग मजहबी बुनियाद पर तकसीम न हो, और अगर हिंदुस्तान कसरत में वहदत के साथ जमहूरियत को मजबूती से आगे बढ़ाएगा तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। No society is immune from the darkest impulses of men, and too often religion has been used to tap into those darker impulses as opposed to the light of God. 3 years ago in our state of Wisconsin, back in the United States, a man went into a Sikh temple and in a terrible act of violence killed 6 innocent people, Americans and Indians. And in that moment of shared grief, our two countries reaffirmed a basic truth, as we must again today, that every person has the right to practice their faith how they choose, or to practice no faith at all, and to do so free of persecution and fear and discrimination. सदर ओबामा की तकरीर के इस हिस्से ने हिंदुस्तानी सियासत के तार भी छेड़ दिए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पहले ट्वीट के जरिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ओबामा का मशवरा मानते हुए बीएचपी और आरएसएस पर लगाम लगाएंगे? क्या मोदी घर वापसी के इशू पर अब इन्हें जबान बंद रखने की हिदायत देंगे? इस दौरान दिग्गी राजा ने मोदी से सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी जो बराक ओबामा जी को बराक कहते हैं, वो उनसे कुछ इस बात की सीख लेंगे और विश्व हिंदू परिषद के उन सभी लोगों को वो प्रताड़ित करेंगे जो कि धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में अभियान चलाए हुए। हालांकि बीजेपी ने सही मानों में दिग्विजय की बातों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ये रिश्ते और इससे होने वाली तरक्की कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है। इतिहास में एक अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में दोबारा हिंदुस्तान आते हैं। मोदी जी भी अमेरिका और बराक ओबामा जी की तारीफ करते हैं। ऐसे में किसी को अपच होता है तो दिग्विजय सिंह जी को अपच हो जाता है। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह को अपनी अपच को ठीक करना चाहिए, और जिस प्रकार से हिंदुस्तान और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते को जानकर। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने रही सही कसर पूरी करते हुए एनडीए हुकूमत को आईन का आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ओबामा ने सभी मजहब को साथ लेकर चलने का जो पैगाम दिया है, उम्मीद है कि मोदी उस पर अमल करेंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बहुत ही सटीक संदेश भारत सरकार को और भारतवासियों को भेजा है, और वो सटीक संदेश ये है कि एक लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म की पालना कैसे करे। एक लोकतंत्र की शक्ति
इस बात से नहीं नापी जाती कि वो अपने बहुसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। एक लोकतंत्र मुल्क की शक्ति इस बात से नापी जाती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार करता है। अमेरिकी सदर ही क्यों, ये तो तमाम जमहूरी ममालिक का आईन भी कहता है कि किसी को भी अपने मजहब की तबलीग की इजाजत होनी चाहिए और साथ ही सभी मजाहिब का एहतराम होना चाहिए। इन सब के बावजूद मुल्क में फिरकावारियत का जहर घोलने वाले बयानात का जो सिलसिला जारी है, उस पर वजीर आजम की खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बराक ओबामा का इंडिया का दौरा हुआ, उसके आने से पहले और आने के बाद मस्ट टॉक अबाउट विजिट रही बराक ओबामा की। और एक बड़ी बात है कि पहली बार 26 जनवरी को कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे आया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक बड़ी उपलब्धि है? क्या यही एक अचीवमेंट है जिसको लेके हम खुश हैं? हुआ है इस विजिट में जिसकी वजह से हिंदुस्तान को खुश रहना चाहिए। हमारे पास साथ मौजूद हैं सुनील मग्गू जी, जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुनील मग्गू जी, सिर्फ इससे हम खुश हो जाएं कि पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आ गया, या आने के बाद जितनी बातचीत हुई, जितना खर्चा हुआ, जितनी तकलीफें हुई, जितने प्रोटोकॉल को इधर से उधर किया गया, इन सारी चीजों का कोई अच्छा नतीजा निकला? देखिए फैसल भाई, अंग्रेजी में कहावत है, जर्नी ऑफ 100 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। तो पहला कदम लेना जरूरी होता है। जहां तक ताल्लुक है, वो आप खुद ही कह रहे हैं कि पहला दफा ऐसा मौका है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट आए। तो अभी शुरुआत हुई है और इस वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो रहा है। और जहां तक परिवर्तन का ताल्लुक है तो माहौल बदल रहा है। माहौल बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो मुल्क बदलेगा। मन कब बदलेगा? मन तो बदला ही हुआ है। हृदय परिवर्तन तो है। ओबामा जी ने कुछ कहा है। हाँ, वो कहा है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है। और जहां तक ये बात दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी को भी मैंने देखा बोलते हुए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, तो हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक जो हैं उनको इतने हकूक दिए गए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? और कहीं मुसलमानों को या अल्पसंख्यक को, मान किसी भी दूसरी माइनॉरिटीज की बात करें, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज का मतलब ये मुस्लिम नहीं होता है, अल्पसंख्यकों को पूरी दुनिया में कहीं अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार हिंदुस्तान में है वो दुनिया के किसी, आप बताएं, इससे ज्यादा अधिकार अमेरिका रिटायर्ड डिप्लोमेट है, उनसे जानने की कोशिश करें, अमेरिका में है। लेकिन आपका मतलब यह है कहने का कि सिर्फ 26 जनवरी पे बराक ओबामा आ गए, ये एक लंबे सफर की शुरुआत है और हमको इस पे अभी ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। क्या कहिए शहजाद पूनावाला? देखिए, केवल अगर ये उपलब्धि है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिपब्लिक डे में आए, तो मुझे लगता है कि हम उन देशों का अपमान कर रहे हैं। रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, इनके भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी आए हैं। रिपब्लिक डे पे आए तो मतलब 65 सालों में कुछ ना कुछ हुआ है, वही दिखाने के लिए रिपब्लिक डे में हमें बुलाने का मौका मिला ओबामा जी को, और ओबामा जी आए। पर मैं आपको एक दूसरी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। पहले नाम से पुकारने वाले मोदी जी जो बराक कहते हैं, तो मैं तो आमतौर पे किसी और राष्ट्रपति हमें नसीहत दे, मैं नहीं लेता हूँ। पर अगर बराक जिसको कहते हैं मोदी जी इतने चहीते, उनके दोस्त है, वो अगर एक नसीहत दे रहे हैं, और वो नसीहत दे रहे हैं कि देश को आप सांप्रदायिक लाइनों में बंटने ना दो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी को अपने दोस्त बराक से इस जो सीख को, इस नसीहत को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। और जो बाकी की बातें हैं कि क्या क्या मसौदे हुए, परमाणु मसौदा, इन चीजों पे भी हम बातें करेंगे। बात हो रही है कि आखिरी दिन बराक ओबामा ने कुछ नसीहतें दी, तो हम लोग सब उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन में और क्या क्या हुआ उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। इस पे मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं। अगर आप न्यूक्लियर परमाणु की बात कर ले, मुझे लगा कि हम आगे डिबेट में बात करेंगे, पर मैं छेड़ ही देता हूं मामला। न्यूक्लियर मामले पे आप देखोगे कि लेफ्ट भी हमारे साथ था जब हम लोगों ने ये मसौदा साइन किया, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह ने।
सरकार गिराने तक की नौबत आई, बीजेपी सरकार गिराने तक कोशिश कर रही थी। उसके बाद 2010 में न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ आया, उसमें बीजेपी के खासकर लोगों ने कहा कि सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए, जो कंपनियां आ रही है उनकी लायबिलिटी, और उस पे आज यू टर्न करते हुए उन्हीं कंपनियों के पक्ष में खड़े होकर इंडियन टैक्स पेयर को कह रहे कि आप लायबिलिटी उठाओ। तो ऐसा यू टर्न करना केवल एक अमेरिकी कंपनियों के इंटरेस्ट में, ऐसी क्या दोस्ती आन पड़ी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सामने क्या मिला है हमें? सामने क्या? हमारे साथ सीपीआई के सीनियर लीडर अतुल कुमार अंजान साहब हैं। अतुल जी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अतुल जी इस पूरे दौरे को, जैसा सुनील मग्गू जी बता रहे हैं कि सबसे पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं और नसीहत दे के गए, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस स्पोक्समैन है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इससे खुश नहीं होना चाहिए कि आगे आने के बाद हमने क्या पाया, और न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ की भी बात कर रहे हैं कि उसमें हमको हमारी सारी जो जिम्मेदारी है, सारी जो लायबिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के ऊपर पड़ने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है अतुल कुमार अंजान साहब कि जब ये मसौदा, ये जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उसके बाद हमेशा बीजेपी ने ये स्टैंड रखा था कि लायबिलिटी के ऊपर इन्होंने हमेशा अपोज किया था, तो यू टर्न क्यों लिया? और दूसरी बात ये कि क्या जो यू टर्न लिया गया है, क्या ये वर्थ इट है, क्या इसको लेना चाहिए था, और इससे हिंदुस्तान को कितना फायदा होगा? फैजल साहब, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। बड़ी बहस हो रही है ये ओबामा के आने पर। ठीक है, ओबामा राष्ट्रपति आए, स्वागत है। हमें अमेरिका की जब हम आलोचना करते हैं जी, तो हम अमेरिकी जनता की आलोचना नहीं करते, अमेरिकी सरकार, उसकी नीतियां, उसकी आक्रामक नीति, उसकी दुनिया के प्रति उसका क्या नजरिया है, कौमों के प्रति क्या नजरिया है, विश्व की मानवता को, संसाधनों को, प्रकृति को, प्राकृतिक संपदाओं को वो कैसे देखता है, इसका दृष्टिकोण है। आज बड़ी बातें करते हैं अमेरिका के लोग कि माहौलियत की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, और तीसरी दुनिया के देश कार्बन का इमिशन को कैसे रोकें, इस तरह की बात। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन कौन पैदा कर रहा है? अमेरिका। क्योटो प्रोटोकॉल पर किसने दस्तखत नहीं किए? बरसों उसको लटकाए रखा। जी जी बिल्कुल, जिससे माहौलियत के ऊपर कुछ रोक लग सकती थी। ये अमेरिका यहां आकर के ठीक है, लेकिन ऐसा लगा ये भाजपा का सरकार और नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि आसमान से कोई उड़ती हुई सोने की चिड़िया ले आए बराक ओबामा के नाम पर। जी, पूरे देश के अंदर एक ऐसा उत्सव मनाया गया कि हमारा 26 जनवरी जमहूरियत का ये मुकद्दस दिन पीछे चला गया। जैसे मालूम पड़ता है घरों में हमारे यहाँ जैसे पहली बार शादी की बाद जमाई आता है, दामाद आता है, वैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा माहौल, ऐसी कौन सी बात है? ठीक कहा किसी ने कि हमारे यहाँ बहुत सारे राष्ट्रपति आए हैं, और ऐसा कहीं नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार आए, गणतंत्र दिवस पर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति आते रहे। राष्ट्रपति ओबामा के आने से पहले कैरी साहब विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए थे, क्या करके आए हैं वहां देख रहे हैं, वहां कितना पैसा दे करके आए हैं देख रहे हैं। ओबामा साहब चले गए यहां से, जाते ही जाते जिसको हमने वीरता चक्र दिया था कर्नल एमएन रॉय, वो मारा गया। आपने देखा तमाम लोगों की छुट्टी हो गई जाते जाते। लेकिन एक बात पहला पूछना चाहते हैं, किसकी छुट्टी की बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत के अंदर आएंगे आप राष्ट्रपति बनकर, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, आप अपनी गाड़ी से आएंगे, आप हमारे राष्ट्रपति को बेइज्जत करेंगे, आप अपना पानी अपना खाना लेके आएंगे, हमारी फौज और पुलिस पर आप बेइज्जत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो आम आदमियों के साथ टहल रहे थे सड़क पर, उनके लिए तो भारत से हम 16,000 सिक्योरिटी के लोग लेके नहीं गए। अमेरिका के राष्ट्रपति 16,000 सिक्योरिटी के लेकर आए, 50,000 हमारी सिक्योरिटी पर यकीन नहीं। राष्ट्रपति भवन में आज तक कोई राष्ट्रपति को डर नहीं हुआ। ओबामा की चौकसी के लिए ओबामा अपने कुत्ते लेकर के आए। अरे भाई ओबामा साहब, भारत में कोई राष्ट्रपति नहीं मारा गया, लेकिन अमेरिका के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति मारे गए। हमारी सेनाओं पर, हमारी सुरक्षा पर, हमारे कार्यक्रमों पर, हमारे पानी पर आपको यकीन इसलिए नहीं है कि आप साम्राज्यवादी सोच के मुल्क से आए। आपने अपनी बात कही, किसी पर यकीन नहीं करते। आपके पास वापस आएंगे का साथ है। अतुल जी आपके पास वापस आएंगे। मग्गू साहब क्या कहिएगा? अतुल जी, उनका अपना एक पक्ष है कहने, नहीं, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं अतुल कुमार अंजान। बात सही, जिस तरह से सिक्योरिटी के नाम पर एक बड़ा बढ़िया कार्टून मैंने देखा, एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि हिंदुस्तान का सिक्योरिटी का एक अफसर खड़ा है, हाथ उठाए, और अमेरिकन उसकी सर्चिंग कर रहे हैं दिल्ली में। इस स्थिति में आप ले आए देश को? नहीं, हम इस स्थिति में क्या लाए? वो अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी मैटर है सिक्योरिटी का, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको?
हमें क्या बहुत दिक्कत अच्छी इसमें बात हो है। सकती है? नहीं, बात अच्छी नहीं है, हमें अपनी फौजों के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर फख्र है, लेकिन अगर उनका ये मसला है तो ये उनका मसला है, हमारा फैजल मसला भाई, नहीं है। मुझे सॉरी, मैं एक मिनट इनसे बात कर फिर आपको फैजल भाई, मुझे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे उसके साथ बाद में आप सुरेश गोयल बोलिएगा। साहब हैं जो डिप्लोमेट हैं, रिटायर्ड राजनयिक है, उनसे जानते हैं कुछ जानते सिक्योरिटी के मामले में हमारे भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भी बाहर जाते हैं, जो क्लोज सिक्योरिटी होती है वो हमारी होती है जी। हमेशा क्लोज में हमारी सिक्योरिटी होती है, एक्सेप्शन होती है वहां पर, कभी भी हम वो सिक्योरिटी के मामले में दूसरों पर निर्भर नहीं करते। नहीं सुरेश जी, आपके एक छोटा तो यहाँ पर अतुल अंजान का पॉइंट अलग है। अतुल अंजान का पॉइंट मैं एक बार समझा दूं आपको। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। तो यहाँ पर जो ओबामा के साथ में सिक्योरिटी आई है वो ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन क्लोज सिक्योरिटी हमेशा उनकी ही रहती है। नहीं, अतुल अंजान जी क्या कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जो बार बार बताते हैं कि भारतीयता पे गर्व है, प्राइड है, इतना अपने आप को भारत के इंडियननेस का एक पहनते हैं कपड़ा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा अजीब लगता है कि वो हमारा खाने पीने पे भी शक है उनको। मैं इनसे ये नहीं पूछा कि आप इसका जवाब दीजिए कि कितनी सिक्योरिटी क्यों आई, ये जवाब नहीं है। आप इनसे ये पूछे अतुल अंजान जी की दूसरी उठाई हुई बात जो आप भी उठा रहे थे कि जाते जाते ओबामा जी के साथ सुजाता जी को क्यों ले गए। सुजाता सिंह के 6 महीने फॉरेन सेक्रेटरी बतौर बचे थे और उसको हटाया जाता है। क्यों हटाया गया? क्योंकि उनको ये आर्टिकल 25 वाली बात नागवार गुजरी, या खोबरागढ़े मामले पर बराक ओबामा ने क्लास ली मोदी जी की तो सुजाता सिंह को आउट कर दिया। इस पे जवाब लीजिए। सुरेश गोयल जी, आपको अंदर की कुछ बात पता होगी, कुछ आप लोगों के दोस्त होंगे, जाहिर सी बात। क्या हुआ? सुजाता सिंह अच्छी डिप्लोमेट हैं, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी थी, आज ओबामा जाते हैं 6 महीने बाकी थे और 6 महीने से उनका बाकी था, उनको क्यों इस तरह से अनसेरेमोनियसली उनको हटाया गया? देखिए ऐसा है, अगर आप मेरे को माफ करें, सियासती बात करने के लिए मेरे पास मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, सियासती बात वो कर लेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विदेश सचिव, ऐसा होता है नॉर्मली, सुनिए, इससे पहले हो भी चुका है, आपको ध्यान है कि वेंकटेश्वराम किस तरह से गए थे, ये वो बात गलत थी, वो ये मैं नहीं कहूंगा, उस टाइम पर जिस तरह हटाया गया वो भी गलत था। मैं ये कह रहा हूं कि आज सवेरे जब हमने ये खबर पढ़ी तो आश्चर्य जरूर हुआ कि जिस तरह से वो रिजाइन करके चली गई। अब रिजाइन क्यों किया उसके बारे में कोई वजह कोई नहीं बता पा रहा है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि अगर रिजाइन किया उन्होंने कोई ना कोई वजह रही होगी, जो भी रही है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं लगा सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि सुजाता सिंह भी एक बड़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर थी, जयशंकर भी एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, कोई शक नहीं, कम से कम इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी वजह रही है बदलने के लिए हमारे दोनों ही विदेश सचिव पहले भी और अभी भी अपने आप में काफी लियाकत रखते हैं। सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए कि एक दिन के अंदर क्यों हटाया। नहीं, सवाल यही उठता है, उसको इशारे में अतुल कुमार अंजान जी ने भी कहा कि एकाएक उनके हटने की क्या बात होती। अभी तक अमेरिका के प्रेसिडेंट के दौरे से पहले भी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, और जैसा कि गोयल साहब भी कह रहे, सब लोग जानते हैं कि सुजाता सिंह एक अच्छी अफसर है, एक अच्छी डिप्लोमेट है, फॉरेन सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं बनी थी, और सिर्फ 6 महीना उनका बचा हुआ था, बगैर किसी कारण के ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई कि उनको अंडर प्रेशर ही माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या कहिएगा मगू साहब? जिस बात का मेरे को मालूम ही नहीं कारण क्या हो सकता है, सिर्फ अटकल के ऊपर कोई बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी बात हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ खता हो गई सुजाता सिंह से कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, अभी तो ये इस्तीफे कई हो चुके हैं, अभी और होंगे। जैसे गवर्नरों से बात की गई थी और कई लोगों ने इस्तीफा दिया है जी, तो गवर्नरों को जैसे मांगा गया हो सकता है इनसे भी वैसे मांगा गया हो। अब इस पर सारी बातें समझने की जरूरत है और सब लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हमारे गोयल साहब नहीं बता रहे हैं, सबको ये लोग कॉम्पिटेंट बताते हैं, सब ठीक है, अच्छी बात है एक दूसरे, लेकिन क्यों नहीं हटाया गया आप तो जानते हैं इंटरनल। ये एक बड़ी, ये देश के अंदर लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो इसके जिम्मेदार हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं फैसल साहब, ये बताइए, इस गरीब देश के अंदर बड़े महंगे नेता आपने पैदा किए हैं ना, तो बड़ी अच्छी बात हुई। बराक ओबामा 6,000 या 8,000 या 10,000 या 20,000 या 25,000 या 30,000 का सूट पहने होंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री 28 लाख का बंद गले का कोट पहन करके स्वागत कर रहा था। ये उत्सव धर्मिता जो है, उत्सव मनाने की, ये क्या है भाई? ये समझने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है, और देश के अंदर ये मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोगों ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि हमारे प्रधानमंत्री को बराक ओबामा ये कहता है कि वो हॉलीवुड के एक्टर की तरह है। ये क्या बात है? ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? मापदंड बदल रहे हैं, स्टैंड को जो है बड़ी जी, हाँ,
जो आजकल जो बात आप समझ लीजिए। जी जी जी, नहीं, एक बात सुन लीजिए, हमारे देश में क्या होता है जानते हैं, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? मैं बहुत चिंतित हुआ इस बात को, और मैंने इसको अपने ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक तरीके का हमला माना है। हमारे देश में नई बात लोग कहते हैं, अरे यार तुम नेता होकर बात ऐसी कर रहे हो जैसे जानी वाकर हो। ये उसी तरह का एक प्रयोग हमारे देश के अंदर हुआ है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम नेता हो या जानी वाकर है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बीजेपी के लीडर मग्गू साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये माना जाता था कि फिल्म स्टार से और इस तरह की बात अगर की जाए किसी नेता के बारे में या प्रोफेसर, टीचर्स, डॉक्टर के बारे में तो बहुत सम्मानजनक नहीं माना जाता, इज्जत की बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से जब ये कहा गया कि ये रॉक स्टार है तो उसको भी सेलिब्रेट किया गया। लेते हैं एक ब्रेक। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उस लड़की का मर्डर हो गया है। रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। आयशा 1 महीने से प्रेग्नेंट। तो तूने आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मार दूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अतुल कुमार अंजान से। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि पहले ऐसा नहीं होता था कि नेताओं को फिल्म स्टार से मिलाया जाए या इस तरह की बात की जाए, लेकिन आज ये हो रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है हमारे प्रधानमंत्री को कह रहा है कि ये तो बॉलीवुड स्टार हैं, रॉक स्टार लगते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों के वैल्यू सिस्टम में भी कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं आज के दिन में, कहीं उसको तो नहीं दर्शा रहा है, या बीजेपी इस बात में माहिर हो गई है कि कुछ नेगेटिव भी हो तो उसको स्पिन डॉक्टरिंग के जरिए ऐसा कर दो कि वो पॉजिटिव लगे। मगू साहब, देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक कॉम्प्लीमेंट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह, कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, मैं पहले बात सुनिए, उसका डिफरेंस बाद में देखेंगे। जो अगर हम कॉम्प्लीमेंट को कमेंट की तरह लेंगे तो वो हमारी एक नेगेटिव सोच है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया जाए। आज जो ब्रांड मोदी है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में ब्रांड बन गया है, तो शायद यही विचारधारा हो कि उनको इस तरीके से कहा गया। और आज सिर्फ देश जो है वो मोदी की तरफ देखता है और विश्व मोदी की वजह से भारत की तरफ देखता है। जी। तो हमें उसमें से जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी लेनी चाहिए। हम अगर ये जिनकी कोई वैल्यू नहीं है बातों की कि ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं नहीं समझता कि बहुत सही। मुझे आपने कहा कि देश मोदी की तरफ देखता है। चलिए हम आपको दिल्ली की तरफ लेके वापस आते हैं। देश मोदी की तरफ देखता है लेकिन दिल्ली लगता है मोदी की तरफ नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख? दिल्ली में आप दूसरा चेहरा ले आए। जब रिजल्ट आएगा। अभी आप ये बताइए मग्गू साहब कि अभी तक जहां जहां आपने चुनाव में गए वहां आप मोदी के चेहरे पे आपने वोट मांगा, मोदी जी को सामने करके वोट मांगा, चाहे झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि पहले एक मीटिंग होती है, रैली होती है, वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, उसके बाद तुरंत चेहरा बदल करके किरण बेदी को लाया जाता है कि कहीं अगर हार हुई तो इनके साथ, जीत हुई तो मोदी जी तो नहीं। ये देखिए, ये राजनीति है और राजनीति वो नीति है जिससे राज की प्राप्ति हो। जी। चाहे वो हमारी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या तो चेहरा कहाँ रहा? आप ये कह रहे हैं कि चेहरा है, पूरा देश देखता है। देखिए, दिल्ली में तो जो शासन होगा वो सीएम के पास ही होगा ना। दिल्ली में तो, महाराष्ट्र में भी यही था मग्गू साहब। हाँ, तो कश्मीर में भी यही था। आपने कोई चेहरा नहीं किया। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हर एक वक्त जो है हालात के हिसाब से बदलते हैं वैल्यूज। बिल्कुल। राजनीति यही होती है। मग्गू साहब का कहना है कि बॉलीवुड एक्टर बुलाया तो ये कॉम्प्लीमेंट था। मैं आपको बता दूं और आपकी याददाश्त ताजा कर दूं कि यही ओबामा जी ने जब चुन के आए थे तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी मेरे गुरु है, उनको गुरु मानता हूं। तो गुरु कॉम्प्लीमेंट है या बॉलीवुड एक्टर, वो उन पे मैं छोड़ देता हूं। ये बहुत ही एक अच्छी बात उठाई है, बारीकी की बात उठाई है अतुल अंजान जी ने। 28 लाख के सूट की भी बात है, पर अब मग्गू जी से क्या जवाब दे? वो तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी भी कह रहे हैं कि यू टर्न किया, सत्ता प्राप्ति के लिए हम किरण बेदी को आगे करेंगे, ये भी कह रहे हैं। पर मैं एक पॉलिसी मैटर पे, मैं अतुल जी के पास 28 लाख का सूट पहन लिया, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई नहीं, 28 करोड़ का पहने, अंबानी जी और अडानी जी पैसे दे तो 28,000 करोड़ का पहने। पर सर टैक्स तो मुझे मैं आपको बताऊं कि हम लोग आरटीआई डालते हैं कि विदेश में जाते हैं मोदी जी तो उनका खर्चा क्या आता है, तो आरटीआई की रिप्लाई नहीं आती। विदेश मंत्री को सुजाता सिंह के बारे में भी नहीं पता। आपको पता है न्यूज रिपोर्ट छपी कि उनको पता भी नहीं सुजाता सिंह को निकाला गया। अब आरटीआई ये भी नहीं आती कि ये जो 28 लाख का बना है उनके पैसे से बना है, गिफ्ट मिला है या हमारे। और एक और बात,
क्योंकि ये बात अतुल अंजान जी इस पे भी थोड़ा फोकस डालेंगे। इतने साल रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, फॉरेन पॉलिसी में भी और बाकी की चीजों में, हम ये भूल नहीं सकते। हमारे पावर प्लांट, ये सारी चीजों में उन्होंने योगदान दिया। आज एक अमेरिकी राष्ट्रपति आता है और यूक्रेन पे उसको सवाल पूछा जाता है, रशिया को वो अनाप शनाप बहुत सारी चीजें कहता है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। कर रहा है टेररिज्म, बिल्कुल मैं था वहां। तो क्या हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम रशिया को नहीं है, हम रशिया के साथ और हम लोग अमेरिकी खेमे में हैं? ये एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन जो हो रहा है, क्या हम खेमे में आ गए हैं? हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उठाई है शहजाद पूनावाला ने। हम सुरेश गोयल साहब से जानने की कोशिश करते हैं। ये माना जाता है कि 67 साल तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आए रिपब्लिक डे में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि हम रशियन ब्लॉक में थे और रशिया के साथ चूंकि हम खड़े थे, तो ऐसी स्थिति में हम अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे खड़े थे। अपने और पूरी जो हमारी डिफेंस की जो हार्डवेयर है, जितनी से है, सारी कुछ रशियन बेस्ड है, रशियन टेक्नोलॉजी है सारा। और एकाएक सडनली अमेरिका का एक प्रेसिडेंट आता है, दिल्ली में खड़ा होकर के रशिया के बारे में ये कहता है कि वो यूक्रेन में टेररिज्म को ना सिर्फ प्रमोट कर रहा है बल्कि फंड भी कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो रिमार्क है यूक्रेन के बारे में, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब सवाल पूछा जा रहा है बराक ओबामा से और जवाब दे रहे हैं, उस टाइम पर उनका मुंह बंद करना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन इतनी स्पेस आपने दी थी जो हमारी वो खुल करके कुछ बात कर रहे हैं, जो हमारी नीतियां हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। हमारी नीति में यह है कि देखिए, अगर देखा जाए पिछले 15 साल में या 20 साल में जो दुनिया की स्थिति है, जो पहले थी प्री 90s, उससे काफी फर्क आ गया है। अब एक हमारा जो पहले था, एक कि रशिया टाइम टेस्टेड पार्टनर, बिल्कुल एक सिंगल पार्टनर हुआ करता था, और बिकॉज ऑफ द लेफ्टिस्ट व्यू देखा जाता था कि क्योंकि अमेरिका जो है एक वो एंटी लेफ्ट है, तो उसे हमारी दूरियां बनी रहती थी। अब वो बात नहीं है। अब बात यह है कि हमारे जो रिश्ते हैं रशिया से भी उतने ही मजबूत है, चाइना से भी मजबूती जा रहे हैं, जापान से मजबूती कर रहे हैं। उसमें हम जो मजबूती चाहते हैं रिश्तों में, अगर हम कहें कि हम अमेरिका से रिश्ते मजबूत नहीं करना चाहते, नहीं, इस सवाल को मैं ऐसे लेता हूं कि हम एशिया में जो कुछ कर रहे हैं चाइना के साथ और जापान के साथ, वो भी कहीं ना कहीं चाइना को कॉर्नर करने के लिए एशिया के जो कुछ कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी एक नीति के तहत है। मैं इस बात से बिल्कुल, मैं आपसे वाकिफ नहीं, एग्री नहीं करता हूं कि उनको कॉर्नर करने के लिए कर रहे हैं। चाइना से हमारी रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है। उससे हमारा ट्रेड कितना है, देखिए आप, ट्रेड हम जो है $100 बिलियन ट्रेड कर रहे हैं। किससे? चाइना से। जी, बढ़ते जा रहे हैं उससे आगे ट्रेड। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, मेरे ख्याल है कभी भी हम ऐसा नहीं कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि जी, मेरे को पूरा करने दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम चाइना को कॉर्नर करने के लिए किसी से अलायंस करेंगे। इतना जरूर है कि जो रिश्ते बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उसको बारीकी के नजर से देखने के लिए दूसरों के रिएक्शन आएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम चाइना को रीएश्योर करें, और जा रहे हैं प्रधानमंत्री, बात कर रहे हैं उनसे, प्रधान विदेश मंत्री जा रही हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनको रीएश्योर करें कि हमारी जो अमेरिका से रिलेशनशिप है वो चाइना की रिलेशन से हाइफेनेटेड नहीं है। वो नहीं, मैं आपको इस पर तथ्य देता हूँ। आर्क ऑफ डेमोक्रेसी एक थीसिस है जो चल रहा है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, जापान को, चाइना और रशिया के खिलाफ तैयार कर रहा है। आपको करना है, अगर हमारा इसमें इंटरेस्ट है तो करो, पर मुझे ये बताओ, चाइना पाकिस्तान को $40 बिलियन दे रहा है, रशिया पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दे रहा है, अमेरिका हमें मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दे रहा, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। हाँ दे, नहीं, क्या 4 चीजें उसमें, एक वो यूएवी है, वो कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदले चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। आप हमें क्या हेल्प कर रहे हो? मिलिट्री पे, इकोनॉमी पे। तो हम वही कह रहे, और केवल $4 बिलियन कमिट किया है। $4 बिलियन से ज्यादा तो जापान के लोगों ने $20 बिलियन का कमिटमेंट किया इंडिया में। हमारे साथ अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी, जिस तरह की बात हो रही है, अक्सर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है एक तरह का एक ट्रैप ले डाउन किया है इन लोगों ने, और ये चाह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से चाइना का जो प्रभाव है वो एशिया में बढ़ रहा है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए जापान और इंडिया, इन सारे को आगे किया जाए, और उसमें जो उनकी जो आर्क ऑफ डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्या हमको इस फन्ने में पड़ना चाहिए या अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए? देखिए, हमारे देश के अंदर जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, उनकी ये सोच है कि हमको अमेरिका के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को टैग करना चाहिए।
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को किनारे रखने की कोशिश हो रही। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, हमें आज आखिरी तो बहस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद जब बहस करेंगे आप देखिएगा क्या हो रहा है। असली सवाल अमेरिका का है, और वो ये है कि अमेरिका जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अमेरिका का अपना यूरोपियन यूनियन से भी बहुत बड़े टकराव पैदा हो गए हैं। आप इस बात को भूल गए कि अभी परसों एक बहुत बड़ी घटना हुई है, देश के अंदर उसकी चर्चा नहीं हो रही है, देश की राजनीति में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, अर्थनीति में चर्चा नहीं हो रही है। यूरोप में उसका बड़ा असर है। ग्रीस के अंदर ग्रीस के अंदर कम्युनिस्ट एलेक्सी का जीतना जी, और ग्रीस जो है नाटो का अड्डा है, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। ग्रीस में 3.5 लाख नाटो की फौजें पड़ी हैं, नाटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रीस, और ग्रीस को बचाने के लिए $120 बिलियन यूरोपियन यूनियन दे चुका है, ग्रीस को बेचने के कगार पर था। आज अमेरिका चाहता है कि ये जो ब्रिक्स का नया सम्मेलन हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स जो एक नई डेवलपिंग इकोनॉमी का एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, सो वो कहीं डॉलर उसके आगे पिट न जाए, इसलिए ब्रिक्स को तोड़ने के लिए सारी राजनीति है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चाइना हो गया, ब्रिक्स का जो है सीएमडी जो है वो ब्रिक्स बैंक बनेगा, ब्रिक्स बैंक का सीएमडी इंडियन बनेगा। ये सारी बहस जो है आज अमेरिकन इंपीरियलिज्म को, अमेरिकन साम्राज्यवाद को, मार्केट इकोनॉमी के वो तमाम लोग, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन को परेशान कर रहा है। इसलिए भारत के अंदर और भारत के आसपास घेराबंदी तेज की जा रही है। भारत के अंदर भी घेराबंदी है, भारत की बाहर से भी घेराबंदी है, और इसके पीछे अमेरिकन जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी भी है, अमेरिकन जो विदेश नीति है, और जो लुक टुवर्ड्स ईस्ट हम देख रहे हैं, इस तरह से मिडिल ईस्ट में कैसे अमेरिका संसाधनों के जरिए अशांति फैला करके घेराबंदी कर सकता है, ये उसकी राजनीति का हिस्सा, जिसे गहराई से। मेरा सवाल आपसे ये, क्या इसमें इस तरह से, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, टैग नहीं होना चाहिए, हमको पेग नहीं करना चाहिए डॉलर को, ये सारी चीजें क्या भारत के हित में हैं? और नहीं है तो इस तरह से इतना ज्यादा ओवरबोर्ड जाकर के हम लोग जो कर रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, अभी तक जैसा शहजाद पुनावाला ने कहा कि सिर्फ 4 बिलियन का कमिटमेंट हुआ है, उससे ज्यादा तो चाइना से हुआ, उससे ज्यादा जापान से हुआ, लेकिन 4 बिलियन को लेकर के ही सिर्फ एक बात पे हम लोग ज्यादा खुश हैं कि न्यूक्लियर इंपास जो था, न्यूक्लियर डेडलॉक जो था, वो टूट गया है। इसलिए हर कुछ उस विजिट की जो निगेटिव बात है उस पर कोई बात नहीं हो रही। क्या कहिएगा? देखिए फैजल साहब, एक बात एकदम से याद आ गई, जो मैंने कहा था ना कि प्रधानमंत्री पर वो कमेंट करके चले गए कि वो हॉलीवुड के स्टार है। ये कमेंट नहीं है, वो आपने कहा कि वो कॉम्प्लीमेंट है, हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा। तो कॉम्प्लीमेंट बराक ओबामा ने और भी तो दिया, उसको क्यों नहीं लेते हो? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कमेंट दिया उसने, सेकुलरिज्म की बात कही, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को खत्म करने की बात है, वो कमेंट मानेंगे या कॉम्प्लीमेंट मानेंगे, ये सोचने की सवाल है। आज तो रविशंकर प्रसाद ने कह दिया। एक मिनट सुन लीजिए, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। इसी दौर में एक घटना और घटी है, और वो घटना बहुत गहरी है। जिस बात को ओबामा ने समझा था गांधी के दृष्टिकोण से कि ये देश जो है चलेगा सेकुलरिज्म के रास्ते पर, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल छाप करके उसमें से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटा करके भारत सरकार ने जो छापा है, ये भी समझने की जरूरत है। इसको भी नोट किया था ओबामा ने, इसीलिए एक कमेंट मारा था उसने। नहीं तो इस पे तो रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट बहुत क्लियर आ गया कि हाँ, इस पे बहस होनी चाहिए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो तो चाहते हैं, पार्टी ने क्लियर कर दिया कि सेकुलरिज्म में उनका कोई विश्वास नहीं। आरएसएस के लोग 20 साल से ये बात कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर सोशलिज्म की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म हमारा विश्वास है, सोशलिज्म हमारे आगे की पीढ़ी का आने जाने वाला हमारा लक्ष्य है। ये दोनों को ही वो खत्म करना चाहते हैं संविधान से। 1950 के संविधान मैं आपके पास वापस आऊंगा, वो गलती हो गई। 1976 का ये सारी बहस सुनकर के मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख के मिलकर नई कहानी। देखिए, यानी आप भी मान रहे हैं कि चलें साथ साथ। जी, जो ओबामा कह के गए हैं कि चलें साथ साथ, कल की बात पुरानी हो गई, आओ अब साथ मिलके चलें। सरकार ये नहीं जो 50 साल पहले जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा हुआ है, बातें पहले से बदल गई हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं। आपने एक बात कही बीच में कि सिक्योरिटी का ये होता है और वो आते हैं अपनी गाड़ी से आए। मेरी बात है, यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए, यहाँ जब वो आए तो उनकी 20 गाड़ी भी आई और उसके बाद
बीस भी आए, डॉग्स भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन सऊदी अरब उतरे वो, मैं देख रहा था वो वहां उतरे, आराम से वहां की गाड़ी में बैठे और उसके बाद चले गए। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, भारत ही के साथ आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो भारत में वो 3 दिन रहे हैं, सऊदी अरेबिया में खाली 4 घंटे के लिए गए थे। यहाँ पर वो जो है गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 2 घंटे बाहर बैठे रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विस, सीक्रेट सर्विस कभी भी प्रधान अपने राष्ट्रपति को 45 मिनट ज्यादा बाहर बैठने के लिए अलाउ नहीं करती है जी। सऊदी अरेबिया में वो हमेशा कमरे के अंदर बंद रहे हैं, कहीं बाहर उनको एक्सपोजर नहीं रहा है। यहाँ पर 5 घंटे बैठा रहता है, एट होम 1.5 घंटा वहां बाहर बैठे अमेरिका के नियम भारत में लागू होंगे क्या? जी, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, अतुल जी कह रहे हैं कि अमेरिका के नियम भारत में लागू कीजिएगा। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हर जगह अलग अलग होती हैं। मेरे ख्याल है हमको जो है ये सिचुएशन कंपेयर नहीं करनी चाहिए कि वहां पर 20 नहीं गए, यहाँ पर 20 थे। यहाँ पर भी काफी कुछ दिया करा गया है, तो उनको कह देना चाहिए था हमारे देश में हमारे कानून चलेंगे। बात यह है कि हमारा हित किस चीज में है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में वो देखें, करनी पड़ेगी। हमारा इंटरेस्ट इस टाइप पर ये है, यही सब वजहों से अतुल जी मैं अपनी बात, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं थोड़ी सी बात अपनी खत्म कर दूं। अतुल जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि पहले ही अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिए 2 मिनट के लिए बस। खाली हमारा हित किस चीज में है? हमारा हित ये है कि इस टाइम पर हमको जो है संसार में जो एक भारत की भूमिका होनी चाहिए, वो भारत भूमिका निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है। उसमें एशिया पैसिफिक भी शामिल है, इंडियन ओशन भी शामिल है, और इसके अलावा एशिया पैसिफिक, सेंट्रल एशिया भी शामिल है, सब जगह। अब उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर हम अपनी जो बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना अगर एक भारत की छवि बढ़ती है, भूमिका बढ़ती है, तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें क्या है? चलिए आप ये बताइए, आपसे अगर पूछें कि 4 बड़ी चीजें बताइए भारत। आपने कहा आर्क ऑफ डेमोक्रेसी जी, इसके साथ में आपको याद दिलाना चाहूंगा एक और भी चीज है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जी, वो भी सामने आ रही है। तो हमको अपने जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको हमको मद्देनजर रखते हुए अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, और उन हितों की रक्षा में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका की भूमिका नहीं है। बस नहीं, अमेरिका की भूमिका है, लेकिन सुरेश गोयल साहब ये बताइए, अमेरिका यहाँ आया, उसके बाद इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। अगर हम न्यूक्लियर डील की ही बात कर लें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल की जो बात करें, दुनिया में अब न्यूक्लियर फ्यूल से लोग हट रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आप न्यूक्लियर लाइबिलिटी लेने को तैयार है। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, एक बात, 30 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कांड होता है, उसके जो चेयरमैन है वो भी मर गए, एंडरसन, और 30 साल में 10,000 लोग जो वहां मारे गए, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। वो कारखाना आज भी बंद है। नहीं है, 25,000 लोग तो उसी दिन मारे गए, और 80,000 लोग आज उस गैस से परेशान होकर रोज 2 मौतें होती जी। 25,000 लोग बता रहे हैं मारे गए, और आज भी उसका सिलसिला चल रहा है। वो पूरा एरिया आज तक आबाद नहीं हो पाया, फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री का वेस्ट जो कि न्यूक्लियर वेस्ट नहीं है, उसके बावजूद उसको कोई लेने को तैयार नहीं, अमेरिका भी लेने को तैयार नहीं। ये सिचुएशन हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में इंडिया जैसी कंट्री में जो इतनी घनी आबादी का इलाका है, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट की बात करके, और वो भी लाइबिलिटी भी हम नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं, अगर कोई हादसा होता है तो देश के लिए कितनी बड़ी विपदा होगी। पहली बात तो ये है कि आजकल जो फुकुशिमा में हुआ, दैट वाज वन एक्सीडेंट। चेरनोबिल भी याद रखिए, वो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। आजकल अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में सेफ्टी फैक्टर इतना वो घातक नहीं है, इतना खराब नहीं है, जितना कि हम उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं जी। हर एक इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं ये मानता हूं कि कहीं भी बिल्कुल जीरो संभावना है। जो भोपाल में हुआ, भोपाल में यही वजह रही कि वहां पर कोई भी लायबिलिटी की किसी की फिक्स नहीं थी, और इसीलिए हम लोग जो है, जो ऑपरेटर था उस टाइम पर, ऑपरेटर को कोर्ट में ले जा नहीं पाए वहां पर हम लोग। यहाँ पर एक जो ऑपरेटर है उसको इंश्योरेंस की लायबिलिटी है, तो जो विक्टिम्स हैं उसको मिलेगी लायबिलिटी पूरी, उसको अपनी इंश्योरेंस पूरी मिलेगी। बात खाली यहाँ पर यह है कि ऑपरेटर और सप्लायर के बीच में कनेक्शन क्या होना चाहिए जी। वो जो कनेक्शन है, टैक्स लायबिलिटी किसकी आएगी, टैक्स लायबिलिटी लोड किस पे आएगा, जनता पे आएगा, नहीं आएगा। क्लैरिटी में लाना चाहूंगा, फैजल भाई, इस पर क्लैरिटी लाना। ऑपरेटर लायबिलिटी होती है, वो ऑपरेटर और सप्लायर, नहीं सुनिए एक मिनट, वो ऑपरेटर और सप्लायर का रिश्ता वैसे ही होगा जैसे नरेंद्र मोदी और अडानी में प्रधानमंत्री के पद पर ऑपरेशन और सप्लायर का रिश्ता। अतुल अंजान जी के जो बाण है वो सीधे निशाने पे लगते हैं, पर बहरहाल मैं इसमें थोड़ी और बात जोड़ना चाहूंगा। अगर इतना ही सेफ है ये टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, तो लायबिलिटी लेने में उन कंपनियों को क्या हर्ज है? मैं यही सवाल करना चाह रहा था। दूसरी बात, फैसल भाई इसमें लायबिलिटी को क्यों नहीं ले रही? अब मैं आपको एक बात बताऊं, लेफ्टिस्ट ने अपोज किया, वो हमेशा इसके खिलाफ रहे, ठीक है, उनका अभी भी वही स्टैंड है, ठीक है, उनका स्टैंड तो सेम है। बीजेपी ने एक टाइम पे अपोज किया, फिर प्रपोज किया, फिर अपोज किया। अच्छा, 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस का मामला आया, 400 करोड़ जो गए वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से गए उन लोगों को, 400 करोड़ केवल। तब ये लॉ बना कि सप्लायर की लायबिलिटी होगी, टॉर्चस लायबिलिटी होगी और अनलिमिटेड होगी। तब ये कंपनियां भाग गई। अब आज मोदी जी ने पूरा का पूरा सप्लायर को कहा है कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। जैसे अडानी जी को जमीन देते, वैसे इन लोगों को उन्होंने खुला एक मौका दे दिया कि आओ लगाओ ये टेक्नोलॉजी को, और कोई मारे जाएंगे तो हमारे टैक्स पेयर पैसा देंगे। तो ये सवाल है। और दूसरा जो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया किसका नारा है? मग्गू जी की पार्टी का। मेक इन इंडिया कैसे होगा? थर्मल पावर प्लांट लगे हमारे, वो पोल्यूशन वाले हैं। आज ओबामा जी आके हमारा कान पकड़ते बोलते क्लाइमेट चेंज पे कुछ करो। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज पे करेंगे ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी आप देते हो हमें मुफ्त में, और आप कहते हो कि थर्मल पावर का कट करो, तो कहाँ मैन्युफैक्चर होगी? तो मेक इन इंडिया क्या बनाइएगा? सर, ये कान पकड़ने वाली बात जो शहजाद भाई कर रहे हैं, कोई कान किसी के, आज हिंदुस्तान जो है नहीं, लेकिन अतुल जी ने भी कहा कि ये वही रिश्ता है जो मोदी जी में और उनमें है। अडानी जी तो अपनी चीजों से खुद अनजान हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, क्योंकि जाने दीजिए, बात मत करिए अभी, वरना अभी आपका मैं सब बोलूंगा, जरा उतना ही बोलिए। आपको कौन रोक रहा है? लायबिलिटी क्या है आपकी? आप बोलिए, आपको रोक कौन रहा है? आप बोलिए, आप बोलिए, आप जितना बोले उसके बाद मेरे से सुनिएगा। आप पहले बोलिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप लायबिलिटी की क्या बात कर रहे हैं? आप पॉलिटिक्स की बात कीजिए ना। आप ही की बात का जवाब देना हूँ, आप ही की बात। आप पहले बोल लीजिए, दीजिए। आप पहले बोलिए। आप कह रहे हैं मैं बोलूंगा, तो आप पहले बोलिए, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पॉलिटिक्स पर बोलिए ना, पॉलिटिक्स। नहीं, आप मुझे बताइए मग्गू जी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन सी मिली आपको जिसके तहत आप मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वहां पे तो उन्होंने बोल दिया 2030 के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट पे आप पार्ट लीजिए। आप मुझे ये बताइए, लायबिलिटी जो अमेरिकी कंपनियों की है उसके लिए हम क्यों पैसा भरे? ये मुद्दे हैं। अतुल जी के बाण आपको शायद तेज लग रहे हैं, पर उनके पीछे मुद्दे हैं। मैं सियासत से हटके जो एक्चुअल सिचुएशन, मग्गू जी के पास तो जवाब नहीं है, मतलब जवाब क्यों नहीं है? नहीं, वो सियासत बातें मैं नहीं करूंगा। जो सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको, सिचुएशन ये है कि ऑपरेटर लायबिलिटी है टुवर्ड्स द विक्टिम। ऑपरेटर कम्युनिस्ट पार्टी यूपीए की सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी भारत अमेरिकी परमाणु करार पर विरोध करते करते समर्थन वापस ले लिया मनमोहन सिंह जी की सरकार का। जब पार्लियामेंट में सवाल आया, हमारे साथ खड़े थे समाजवादी पार्टी के लोग, वह चले गए बिल के साथ में। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आकर के विरोध कर रही थी, हमारी सारी बातों का समर्थन कर रही थी, और विरोध में हम लोग वहां तक पहुंच गए कि हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास तक की बात कर दी। फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का भी विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, और एकाएक फिर यू टर्न हो गया। कर रहे हो भाई। चलिए, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे, मग्गू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब बिल आया था पार्लियामेंट में, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े होकर के और भी दूसरी पार्टी के साथ खड़े होकर के ना सिर्फ डील को अपोज किया था, बल्कि न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ जो बन रहा था उसको भी अपोज किया था। ऐसा क्या दिख गया ओबामा जी के हाथ में कि ये एकदम एकाएक एक यू टर्न हो गया? लेते हैं ब्रेक। नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल जो स्टैंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ना सिर्फ ये कि बहुत सारी चीजों में हमने देखा कि यू टर्न लेते हैं। अभी ये जो न्यूक्लियर लॉ की बात हो रही है, न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, लायबिलिटी लॉ की बात हो रही है, उसमें भी जो उनका स्टेटेड एक पोजीशन थी पार्लियामेंट में, उसके बिल्कुल उलट जाकर के इन्होंने ये लायबिलिटी का क्लॉज जो है इसको अमेंड करने की बात की, और ये एश्योरेंस दिया है कि लायबिलिटी जो है न्यूक्लियर केस में वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास ही होगी। कैसे देखते हैं सुरेश जी? सिचुएशन ये है कि लायबिलिटी ऑपरेटर की होती है, क्योंकि
सप्लायर ने एक बार जब अपना इक्विपमेंट सप्लाई कर दिया और सप्लायर जो है उसको प्लांट को मैनेज करने में, ऑपरेट करने में भागीदार नहीं है जी। तो जो ऑपरेटर किस तरह से काम में ले रहा है, किस तरह से काम में नहीं ले रहा है, ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो होगी किसी भी एक्सीडेंट के सिलसिले में, लायबिलिटी होगी ऑपरेटर की। तो इतना लेकिन ये मामला अटका रहा। लेकिन उसके बाद मैं एक बात जोड़ूं, आप बोल लीजिए फिर। ठीक है, आप बोल दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑपरेटर को लगता है कि जो हुआ है वो इक्विपमेंट में डिफेक्ट के कारण हुआ है तो वो सप्लायर के पक्ष को स्यू नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि वो ऑपरेटर को स्यू कर, सप्लायर को स्यू कर सकते हैं। ये जो अटका रहा वो इसलिए क्योंकि इनिशियल लायबिलिटी ऑपरेटर की होगी और कहीं भी इतना बड़ा पूल नहीं, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर यही बात इस पे कॉम्प्रोमाइज करना था तो ये डील तो 2008 में ही साइन हुई। और एक और मैं वही तो बता रहा हूं आपको, क्योंकि जितना रिसोर्सेज चाहिए था विक्टिम्स को पे करने के लिए 1500 करोड़, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना बड़ा पूल नहीं था। तो उसी मामले में बात अटकी रही और इंश्योरेंस पूल बना। इस तरह से ऑपरेटर के पास एक पूल है। अच्छा, वो 1500 करोड़ तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, मतलब टैक्स पे। और दूसरी बात, एक और बात, चलिए ये जो लॉ समझा रहे ठीक है, इनके इनका एक सेकंड सर, अभी मेरी एक तो सुन लीजिए ना, वरना वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा। एक मिनट, आपने जो लॉ समझाया बहुत अच्छा समझाया। अगर मैं एक भारतीय अमेरिका में न्यूक्लियर प्लांट डालूंगा तो क्या ये लॉ ऑपरेट होगा? क्या ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा? वहां का कोई भी व्यक्ति यहाँ के सप्लायर को पकड़ सकता है, पर हमारे व्यक्ति मोदी जी की वजह से अमेरिकी को नहीं पकड़ सकते, हमें जाना पड़ेगा ऑपरेटर के पास। ये दोनों लॉ में क्यों? अमेरिकी जान की कीमत और इंडियन जान की कीमत में होती है। सुरेश जी, जब हम डिस्कस करते हैं गैर बराबरी का रिश्ता है, गैर बराबरी का ट्रेड है। हम कोई सामान खरीदते हैं बिजली का, सुनिए, हम कोई सामान खरीदते हैं बिजली का, हम अपने घर में लगाते हैं, ऑपरेटर हैं हम, उसके सप्लायर कंपनी है, लेकिन फॉल्ट आता है इसीलिए 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की गारंटी होती है। सामान वापस लेंगे, उसका मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ तो कोई मुआवजा नहीं है। उसमें आप देखते हैं कि एक फाइन प्रिंट होता है कि अगर उसको ठीक से यूज नहीं किया गया है, सप्लायर विल हैव नो लायबिलिटी। रिएक्टर तो नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन अतुल जी, सुरेश गोयल ये कह रहे हैं कि आप जो गारंटी की बात कर रहे हैं उसमें भी क्यों कंसेशन? मेरी बात सुन लीजिए कि गारंटी का भी जो क्लॉज होता है उसमें एक बात होती है कि आप इस सामान को जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है उसके तहत इस्तेमाल करेंगे तभी गारंटी वारंटी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। यही बात तो इस लॉ में भी है, ये जो अभी बात हुई है नहीं है उस लॉ में। आप जरा वो सवाल दीजिए ना, हम लगाएंगे अमेरिका में न्यूक्लियर प्लांट तो वहां के कानून के तहत हम चलेंगे, और ये यहाँ लगाएंगे तो भारत का कानून उन पर लागू नहीं होगा। हाँ, इसको कैसे देखते हैं मगू साहब? वही तो हम कह रहे हैं, बराबरी का रिश्ता हो। बराबरी की बात तो मैं इस बात पे तो एग्री करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बराबर होना चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब वो होगी चीज उसके ऊपर तब हम बात करेंगे। लेकिन जो जब हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, नहीं, हादसे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हादसे की बात नहीं, इसी में तो भोपाल के लोग तबाह हो गए यूनियन कार्बाइड में। अब हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, अब ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। भारत 1 लाख लोगों को खो दिया। 1986 में जो बच्ची 8 साल की थी, मिक गैस जिसने सूंघ लिया, वो आज कभी मां नहीं बन पाई। आज वो 40 साल की हो गई, वो कफ में रोज परेशान है। वो आपकी बात ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूं अतुल जी, वो ये कर रहा हूं कि ये जो 2008 में ये जो डील अटकी पड़ी थी, जो यू टर्न की बात आपने की, वो आज डेडलॉक जो है वो खत्म हो गया। क्योंकि जैसे अभी सुरेश जी ने भी बोला, 1500 करोड़ रुपए का जो है वो पूल आ गया, पूल बन गया, एक पूल बन गया, उसी की वजह से अटका हुआ था। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आपको या मेरे जो कांग्रेसी मित्र हैं शहजाद भाई, इनको इस बात को लेके अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो एक डेडलॉक पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, एक शुरुआत हुई। हम उसको नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो नेगेटिविटी फैलेगी। क्योंकि और बहुत सारे सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं समय आने पे होती है, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और है कि अभी तक जो हिंदुस्तान का ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो 90 से 100 बिलियन के आसपास है। और चाइना की तरफ अगर हम देखते हैं तो $500 बिलियन का ट्रेड है। अगर ये इन्वेस्टमेंट जिस तरह से बात हो रही है, प्रॉमिस हो रही है, रिश्तों में गर्माहट आ रही है, अगर ये ट्रेड इतना हो जाता है, इस वॉल्यूम का होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो भी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे कल कारखाने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो इस नजरिए से भी तो हमको देखना चाहिए कि एक नई शुरुआत, एक नई पहल हुई है। फैसल साहब जी, एक बात आपको बताऊं, चाइना के साथ जो हमारा डील चल रहा है, वो जो बैलेंस हमारा है,
वो बैलेंस हमारे फेवर में नहीं है, वो चाइना के फेवर में है। उससे भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, खाली डीलरशिप मिलती है। हम सब फ्रेंचाइजी बनकर के टहल रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर वो ला रहे हैं तो उससे क्या जॉब मिलेगा? पिछली बार ओबामा साहब आए थे, 50,000 जॉब लेकर हिंदुस्तान से चले गए थे। क्या वो 50,000 जॉब वापस करेंगे? ये वो प्रश्न हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। और मैं ये कह रहा हूं कि पुराने इतिहास को नहीं समझोगे तो आगे का इतिहास नहीं बना सकते। डेडलॉक तोड़ा है, लेकिन किसकी डेड लाशों के ऊपर डेडलॉक तोड़ने से कोई डेडलॉक नहीं टूटता है। डेडलॉक बराबरी के आधार पर टूटे। हमारे उनके रिश्ते अमेरिका के साथ बराबर के हों। वो क्या आए थे और लेकर चले गए, और हम हमारे बाजार, हमारा सामान अमेरिका के बाजार में बिकेगा। अतुल जी, आज की तारीख में, आज की दुनिया में प्रोडक्ट पर पाबंदी। अतुल कुमार अंजान साहब, ये बताइए, आज का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसमें कोई कंट्री जो विकासशील है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो अमेरिका के साथ उस तरह से, जिस बराबरी की आप बात कर रहे हैं, उस बराबरी के साथ रिश्ते रख सकता है? निश्चित रख सकता है, अगर आप में कुवत हो और आप में हिम्मत हो। आज क्या जरूरत है? क्या है अमेरिका? आज अमेरिका दूसरों को बता रहा है। अमेरिका के ब्लैक प्रेसिडेंट है, और ब्लैक्स का क्या हाल हो रहा है अमेरिका में? लोग पीटे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इलाके के इलाके में प्रदर्शन हो रहा है। कहां गई वो जेफरसन की आत्मा? कहां गई अब्राहम लिंकन की सोच? कहां गई वो मार्टिन लूथर किंग का वो आदर्श जिसकी बात कर रहे हैं? बदला हुआ दुनिया है, उसको ट्रैप करेंगे तब ना होगा। आप वहां जाकर के लेट जाएंगे, आप नतमस्तक हो जाएंगे, तो काम नहीं बनेगा। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? बराबरी के आधार पर बात करनी चाहिए, बराबरी के आधार। अनजान भाई की जो लेकिन आपसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, अनजान साहब ये कह रहे हैं कि बराबरी पे बात हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप देखिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमारे यहाँ जिस तरह की सिचुएशन है, अमेरिका की जिस तरह, क्या ये मुमकिन है? बात करने को अच्छा लगता है, नारे की हद तक अच्छा लगता है कि हम अमेरिका से छोटे नहीं है, बड़े नहीं है, बराबर है। क्या ये मुमकिन है? देखिए, मुमकिन इसलिए है क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक एक वैल्यू है, उनको चाइना को काउंटर करना है, जैसे बता रहे हैं। यानी चिप, बार्गेनिंग चिप है? नहीं, तो है हमारे पास। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। हमारे देश की वो वैल्यू अपने पीरियड में क्यों नहीं कर ली इतनी बराबरी से दोस्ती? सर, मैं आपको पहली बात बताऊं, जो डिफेंस डील पहली बार साइन हुआ दोनों देशों के बीच, वो मनमोहन सिंह के टाइम पे। आज तक 100 बिलियन का ट्रेड है। उसी जमाने में बना था, ब्रिक्स बना था ना जी, ब्रिक्स बना था उस जमाने में, ऐसा नहीं है। डिफेंस डील मनमोहन सिंह के जमाने में ब्रिक्स बना। डिफेंस डील जो है, इकोनॉमिक ट्रेड इतना नहीं बढ़ पाया है, उसके पीछे कई कारण है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओबामा जितनी मेक इन अमेरिका की बात करते, उससे कई कम मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते। वो वहां की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, डोमेस्टिक के लिए बात करते हैं। मैं आपसे 2-3 कॉमन सेंस के सवाल पूछता हूं। इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी और लायबिलिटी पे अभी भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। हमारी देश की एक फॉरेन पॉलिसी है पैलेस्टीन की टुवर्ड्स, फिलिस्तीन की टुवर्ड्स। हम लोगों ने पिछले वोट भी हुए यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन की तरफ वोट दिया था, गाजा में जो बॉम्बिंग हो रही थी, इजराइल की तरफ। अमेरिका ने इजराइल की तरफ दिया। अब क्या अमेरिका के खेमे में शामिल होने का मतलब यह है कि अमेरिका हमारे कान खींच के बोलेगा इजराइल को वोट दो? क्या अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा, बोलेगा रशिया के खिलाफ यूक्रेन के लिए वोट दो? क्या अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन सेक्रेटरी को तो निकाल ही दिया है उसने, क्या फॉरेन पॉलिसी भी डिक्टेट करेगा? क्या कहिएगा? ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जो है, क्या आज देश, ये देश गांधी जी से लेकर आज तक फिलिस्तीन के साथ बहुत बड़ा इशू है कि पैलेस्टाइन के इशू पे जो भारत की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है, और जो दोस्ती रही है यासिर अराफात से लेकर के, उससे पहले भी और उसके बाद भी, उसमें एक है कि यू टर्न, जहां तक मैंने देखा है अभी तक, मेरे ख्याल है कि हमारी जो कोशिशें रही है कि यूएसए से हमारे रिलेशन मजबूत हो, वो आज की बात नहीं है। पिछले 10 साल से चल रही है। ये बात मनमोहन सिंह जी के टाइम से भी शुरू हुई थी कि यूएसए से हमारे रिलेशन मजबूत हों, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि वो रिलेशन मजबूत करने के चक्कर में हमने अपनी जो स्टैंड है पैलेस्टाइन के ऊपर वो बदला हो। वो तो अभी तक नहीं बदला है। हमने कभी ये, मैं आगे की पूछ रहा हूँ, क्या बदल देंगे मोदी जी? क्योंकि मोदी जी तो क्यों नहीं बदलेंगे? शुरुआत बता रहे हैं। नहीं, मक्को साहब कह रहे हैं क्यों नहीं बदलेंगे? अब शुरुआत क्यों बदलेंगे ये बताओ। हम लोगों के पांव जमीन पे, लेकिन सोच आसमान पे। मतलब आप पैलेस्टाइन पे भी अपना, मैं पैलेस्टाइन की बात नहीं कर रहा, मैं मेक इन इंडिया की बात, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। बात पैलेस्टाइन की हो रही है। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि जो हमारे कोर इश्यूज हैं, जो हमारी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट रही है, उसमें कहीं कोई बदलाव आने वाली बात है। तो फिर मोदी जी गाली क्यों देते थे मनमोहन सिंह जी को? फिर बोलते थे कि आप एक ऐसे देश के साथ खड़े हो। लेकिन ये तो उन्होंने कही है, हमारी आलोचना की है बीजेपी के। मैं आपको हजारों ट्वीट बता सकता हूँ, फिलिस्तीन के साथ सपोर्ट करने के लिए गालियां देते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे थे।
आपने ये देखा हो कि इस बार उनके आने से पहले हमको ये लग रहा था कि वो कार्बन एमिशंस के ऊपर हमसे कहेंगे कि आपको चाइना की तरह से अपने टारगेट फिक्स करने चाहिए। नहीं हुआ बिल्कुल भी वो। वी एस्केप्ड इट कंप्लीटली। एक मिनट कि जो भी चीजें हुई हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के और न्यूक्लियर डील पे हो, ओबामा को गए हुए भी दूसरा दिन हो गया, अभी तक उसके डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं कि किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह का एमओयू साइन हुआ है और कौन कौन से ऐसे एश्योरेंसेज हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने दिए और उधर से प्रेसिडेंट ओबामा ने दिए। ये कैसे हो रहा है? मेरे ख्याल है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट मैं फैसल साहब इस पर बताऊं आपको, और जो इस पर बहस चल रही है, वो सब पर बहस चल रही है दिल्ली में जी कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि न डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके तमाम निगेटिव पॉइंट्स आएंगे, उसका दिल्ली के चुनाव पर क्या असर होगा, इसीलिए उसको रोक करके एसेस होगा। यानी कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। ये आपको ज्यादा जानना, आपको मैं एक बात कहूं, हमें तो मालूम नहीं। आपको एक बात कहूं, अमेरिका जब गए हमारे प्रधानमंत्री जी और वहां पे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में बॉलीवुड स्टार की तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। आपको पता है एक भी एमओयू साइन नहीं हुआ अमेरिका के साथ। ये आरटीआई की रिप्लाई है कि भारत का अमेरिका के साथ उस दौरे पर एक एमओयू साइन नहीं हुआ। और इसलिए हमने पूछा खर्च किस बार बहुत सारे हुए हैं, इसलिए हमने पूछा नहीं चाइना के साथ जो एमओयू साइन हुआ उसमें अरुणाचल प्रदेश बता दिया चाइना के पास। एक चीज तो ये मुझे बताइए, एक चीज बताइए कि चलिए एक दो चीजें, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पे आए, उसके बाद बहुत सारी चीजों पे एग्रीमेंट हुआ। कम से कम अगर हम सिंबॉलिज्म ही के लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अमेरिका और इंडिया एक साथ है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात है, नेचुरल पार्टनर की बात है, साथ साथ चलने की बात है, ये एक अच्छी शुरुआत हुई, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। शुरुआत मोदी जी से नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जब पहली बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के ओबामा जी, तो पहला फॉरेन विजिट उन्होंने इंडिया का किया जब मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, तो वो सिंबॉलिक स्टार्ट था। चले साथ साथ की शुरुआत वहां से हुई। चले साथ साथ की शुरुआत तब हुई जब मनमोहन सिंह अमेरिका गए तो उनको स्टेट बैंक्वेट दिया गया जो मोदी जी को नहीं दिया गया। तो आज पहली बार थोड़ी है कि ऐसा सिंबॉलिक हो रहा है। फिर भी आप तारीफ नहीं तो सिंबॉलिक तब भी हुआ जब लेफ्टिस्ट के साथ हम सरकार चला रहे थे और तभी भी अमेरिका के साथ रिश्ते हुए। इस दौरे को कैसे तारीफ करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। कैसे आप सेटिस्फाइड हैं भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल हम सेटिस्फाइड हैं। एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आगे चलेगी। हम लोगों के पैर जमीन में, सोच आसमान पे है और इस देश को हम आगे लेके जाएगी। चलिए अतुल जी, आपसे जाते जाते एक लास्ट कमेंट चाहेंगे। जिस तरह से पूरा दौरा हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या अभी भी आप स्केप्टिकल हैं कि बहुत कुछ हमने खोया है, पाया कम है? मैं क्या पाया हूं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो सरकार को बताना है जी। मैंने जो खोया है वो ये खोया है कि भारत की परंपराएं रही कि 26 जनवरी पर जो भी हमारा मेहमान होता था राष्ट्रपति महोदय उसके साथ लेकर आते थे। इस बार हमने देखा कि हमारी राष्ट्रपति की पत्नी नहीं थी 26 जनवरी के परेड पर। हमने देखा हर बार प्रधानमंत्री की पत्नी होती थी, इस बार प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं थी राष्ट्रपति के वो हमारे गणतंत्र दिवस के मंच के ऊपर। हमने ये देखा कि हमारा जो मुख्य अतिथि था वो ओबामा आया, अपनी पत्नी के साथ आया, लेकिन प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं थी, राष्ट्रपति की पत्नी नहीं थी। ये चीज पूरे दर्शन में हमने खोया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये खोई कि हमने नए परंपराओं के आधार पर अब जो विदेश से आएगा अपनी गाड़ी लेके आएगा, अपना पानी लेके आएगा, अपना खाना, अपना कुत्ता और अपने सुरक्षा के अधिकारी लेके आएंगे। भारत ने आतिथ्य का वो सम्मान खो दिया है जिसे हम आशा करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की मैं आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त आसमान में उड़ रहे हैं। अगर उनके पैर जमीन में है, सोच आसमान में है, ये कह रहे हैं। पैर जमीन पर है, सोच, हाँ ये ठीक है, पैर जमीन में है, सोच आसमान में है, लेकिन ये पैर थर्रा गए, मोदी की जगह बेदी हो गया और कहीं चुनाव परिणाम 10 को आने के बाद होगा तो कैसे दुनिया में मुंह दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर सरकार किसी और की और देश की सरकार दिल्ली के अंदर सरकार भी है। ये गम उनको खाया जा रहा है, ये खो सकते हैं। मक्कू साहब ये कह रहे हैं दिल्ली में ही सरकार भाजपा की होगी। मक्कू साहब के इस दावे में कितना दम है? अतुल भाई ने एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, ओबामा के सहारे करता हूं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पहचान खो दी, अगर अतुल भाई ऐसी हल्की बातें आप करेंगे कि प्रधानमंत्री की पत्नी, यहाँ पर वक्त समाप्त हो जाए। एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, ये चीज मिस हो रही थी, अतुल भाई एक चीजें मिस हो रही थी। एक लास्ट मुझे एक लास्ट मैं चाहता हूँ आपकी पहचान बनी रहे। ये तू मैं ना करे, मन की बात रेडियो पे हुई, मैं ग्रेसफुल होता, एक सेकंड अनजान भाई कह रहा हूँ, ये ग्रेसफुल होता, अनजान भाई एक मिनट, मैं चाहता 10 सेकंड, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं जी। शहजाद राष्ट्रपति के बाद वाई ये सवाल
सवाल ज्ञानी जैल सिंह के जमाने से इतिहास में समाप्त हो रहा है, इतिहास में सवालों को अतुल जी 10 सेकंड, अतुल जी वक्त खत्म हो रहा है। अतुल जी क्या कहा था? देखिए, मन की बात तो रेडियो पे दोनों ने की, पर ओबामा जी ने जो दिल की बात सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कही कि देश धार्मिक लाइन पे नहीं बंटना चाहिए, उसको भी तवज्जो दे भारतीय जनता पार्टी। मन की बात करे और क्या देश ने खोया है वो भी बताए और देश करे, उस पर भी इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, आप बहस देख रहे तो जाहिर सी बात है, जो ओबामा की विजिट हुई एक तरह से सिंबॉलिक लेवल पे देखें तो इंपॉर्टेंट जरूर था कि पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, और जो एक डेडलॉक था न्यूक्लियर डील पे वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुआ। लेकिन सिर्फ इतनी सारी चीजों को लेकर के हमें क्या क्या उसके लिए करना पड़ा, इस पे भी नजर डालनी चाहिए, और किस हद तक अमेरिका के सामने हमको गिव करना है इसकी भी कहीं ना कहीं हद होनी चाहिए। लेकिन सारी चीजों के बावजूद इतना तो जरूर कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार ये साबित किया कि वो एक अच्छा शो कर सकते हैं। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में आज इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जाने जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले देखेंगे खास खबरों की सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उन्नीस 1984 के फसादात पर माथुर कमेटी की रिपोर्ट, 239 मामलों पर पुलिस ने नहीं दिखाई सरगर्मी। इंतखाबात के बाद मरकज तश्कील कर सकते हैं SIT। दिल्ली में आज सियासत का इतवार, मोदी की द्वारका में, बदरपुर में सोनिया गांधी की रैली, अमित शाह, किरण केजरीवाल की भी रैलियां। किरण बेदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को भेजा वजह बताओ नोटिस, 2 फरवरी तक देना है जवाब। दिल्ली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल, PDP BJP में सभी इशूज पर बातचीत मुकम्मल। गवर्नर NN वोरा ने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात। और यमन में असर नौ हुकूमत साजी को बड़ा झटका, हौसी बागियों ने मुज़ाकरात का किया बाइकआउट। सना समेत अहम जगहों पर हौसी बागियों का कब्जा।
आगाज करते हैं इस बड़ी खबर से कि 84 के फसादात की जांच के लिए एसआईटी की तश्कील की जा सकती है। मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है कि एसआईटी मामले की नए सिरे से जांच करेगी और उन मामलों की जांच करेगी जिन्हें पुलिस ने बंद कर दिया था। वहीं जो मामले अदालत तक पहुंचे ही नहीं, उनकी भी जांच एसआईटी करेगी। आज श्रोमणी अकाली दल के एक वफ्द ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एसआईटी के जल्द से जल्द तश्कील करने के मुतालबे को लेकर बात की और इत्मीनान का इजहार किया। हमारा जो डेलीगेशन है श्रोमणी अकाली दल का वो आज माननीय राजनाथ जी से मिला। हमने उनका थैंक्स किया कि जस्टिस जीपी माथुर का जो उन्होंने कमीशन संगठित किया था और उनकी रिकमेंडेशंस होम मिनिस्ट्री के पास आ गई हैं और सूत्रों से हमें पता लगा कि उन्होंने एसआईटी के गठन की रिकमेंडेशंस दी हैं और हमने माननीय होम मिनिस्टर को कहा है कि अकाली दल और सिख कम्युनिटी पिछले 31 साल हो गए हैं इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। समय आ गया है कि जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं उसको लागू किया जाए। सीनियर वकील एचएस फुल्का का कहना है कि ये वही एसआईटी है जो केजरीवाल हुकूमत के वक्त पर बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस और अब बीजेपी ने इसे दबा कर रखा है। ये एसआईटी इन्हीं केसेस को खोलने के लिए एसआईटी बनाई थी केजरीवाल सरकार ने, और वो एसआईटी वो पहले यूपीए गवर्नमेंट ने ठप करके रखा, काम नहीं करने दिया। उसके बाद अब 8 महीने से ये एनडीए की जो सरकार है, इन्होंने वो एसआईटी को काम नहीं करने दिया। अब जो माथुर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि उस एसआईटी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। उस एसआईटी को जल्दी अपॉइंट करके ये केसेस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेट करना बहुत